तो रेनॉल्ड्स नंबर, एक्चुअली रेनॉल्ड्स एक साइंटिस्ट था, उसने क्या एक फॉर्मूला दिया था, इसका फॉर्मूला है RE इज इक्वल टू, बताता हूँ उसने क्या बताया था, रो वी डी बाय ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये है 260, वी क्या है, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी, सॉरी, है ना, वेलोसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम साथ में जनरली तो नहीं रहते हैं। वेलोसिटी डी, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ दी पाइप, मतलब जो भी पाइप रहेगा ना, जिस भी पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे ये पाइप है, तो जो भी डायमेंशन वगैरह रहेगा इसका, जो भी लेंथ वगैरह समझ लो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो डी क्या है, डायमेंशन ऑफ पाइप, और ये ईटा जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। एक्चुअली उसने क्या किया था, एक नंबर बता दिया था, और आपको पता है कि जैसे अगर पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से बहता है, जैसे पर्टिकुलर जैसे एक स्लोप है, अगर पानी बहुत तेज स्पीड से आ रहा है तो उसका फ्लो लेमिनार नहीं होता है, उसका फ्लो फिर क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। लेमिनार फ्लो बताया था मैंने क्या, कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पानी के पार्टिकल की सेम होना चाहिए, पर एक वेलोसिटी अगर से ज़्यादा हो जाता है पानी का फ्लो, तो हर बार पानी क्या हो जाता है, अलग कुछ भी रैंडम मोशन करने लगता है, उसको आप टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसके अलग अलग प्रोफाइल बनते हैं, अपने को उतना डिटेल में जाना है नहीं। तो मतलब रेनॉल्ड नंबर ने क्या किया था, उसने बोला था कि ये सब वैल्यू पुट करो, आप ये सब वैल्यू पुट करो, और फिर उसने बताया था कि अगर इसका आंसर क्या निकलता है, लेस देन 100 निकलता है। RE का आंसर क्या निकलता है, लेस देन 1000, 100 नहीं 1000, ठीक है। तो फ्लो क्या रहता है, स्ट्रीम लाइन रहता है, फ्लो क्या रहता है, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन और लेमिनार, याद है, यही दोनों नाम दिए थे अपन ने। अगर RE का वैल्यू कितना निकलता है, ग्रेटर देन 2000, हाँ, RE का वैल्यू ग्रेटर देन कितना निकलता है, 2000, तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। इसमें क्या निकलता है, टर्बुलेंट। और अगर RE का वैल्यू इसके बीच में बचा, आप बोलोगे सर इनके बीच में होता है तो क्या होता है, मतलब RE का वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है और लेस देन क्या है, 2000 है, तो इसमें अनस्टडी हो जाता है। कैसा अनस्टडी, मतलब वो कन्वर्ट होने ही वाला है, मतलब कुछ लेमिनार जैसा भी रहेगा, ठीक है, कुछ आपके टर्बुलेंट जैसा भी रहेगा, ठीक है। फ्लो कैसा हो जाता है, अनस्टडी। तो ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू RE इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। इसी फॉर्मूले का कुछ चेंज करके कुछ किया जाता है। ठीक है, SIT बाय, ठीक है, इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। CT आता है ना, तो अपन CT को CITY लिख देते हैं, पर मैं S लाना चाहिए विस्कोसिटी में S। वही प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हम भारतीयों की। तो समझ गए कि फ्लो कैसा होना चाहिए। एक्चुअली पता है इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जैसे आपके सबमरीन बनते हैं, अंडर वाटर जितने भी चीज़ें बनती हैं, इवन आपकी जो बाइक्स, कार, रेसिंग कार्स होती है ना, वो भी क्या होती है, अगर बहुत तेज वेलोसिटी से जाती है तो वो भी हिलने लग जाती है। किसके कारण, यही मतलब आपका जो अपन ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, उधर से भी फोर्स लगता है, आप इधर जाते हो पर हवा आपको जाने नहीं देती है। तो एक स्पीड के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हो तो आपका भी फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू वाटर बट ऑल्सो एप्लीकेबल टू वेरियस डिज़ाइंस ऑफ दी रेसिंग कार्स, बाइक्स, उन सभी के लिए बनाया जाता है कि वो ऐसी डिज़ाइन करें कि उतनी वेलोसिटी तक उसको
ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो डायमेंशन वगैरह कैसी क्या बनाना, क्या सेट करना, तो वो ऐसा बताते हैं। फिर वो उसका डिज़ाइन करते हैं, अपना पार्ट है नहीं वो। क्लियर हो गया? ठीक है। इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी कितना फोर्स लगा रहा है आप पे उसका, और इनर्शियल फोर्स एक्चुअली कुछ फोर्स होता है। इनर्शियल फोर्स की जो वैल्यू है रो ए इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक्चुअली लास्ट में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, जो मैंने डिराइव नहीं किया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको ना मानते हुए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? अच्छा, टर्बुलेंट जरूरी है कि जरूरी नहीं है? मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो कहीं कहीं पे जरूरी होता है और कहीं कहीं पे जरूरी नहीं होता है। जैसे अगर आप रेसिंग कार्स और बाइक्स में जाओगे कि स्पीड से ज़्यादा चले जाओगे तो रेनॉल्ट नंबर हो सकता है क्या हो जाए, 2000 से ज़्यादा हो जाए, और उस समय फ्लो कैसा हो जाए, अजीब सा हो जाए उस गाड़ी का, और गाड़ी कुछ मतलब कुछ ठुका गई या इधर उधर चली गई, कुछ भी हो सकता है ना। पानी अगर एक ज़्यादा वेलोसिटी से बहता है ना तो गोल गोल घूमने लग गया, भंवर बनता है, तो उसको बोलते हैं ना क्या, गोल गोल बनने लगता है। हाँ, तो इस तरीके से वो बाउंड्रीज वो बनने लग जाती है अगर बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी से बनता है। वो पानी में भी देखा होगा आपने और हवा में भी देखा होगा। मतलब वो चीज़ इसमें भी पॉसिबल होती है कि कोई लिक्विड अगर बहुत तेज चलेगा तो उस समय वो चीज़ें सेट हो जाती है। ठीक है, और उसमें अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज़ जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट जाता है, तो वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जो टर्बुलेंट होता है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करता है। क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, खर्च करता है। और मिक्सर में जैसे आप मिक्सर बहुत तेज स्पीड से घूमता है तो वहाँ पर ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रॉपर मिक्सिंग करने में ये टर्बुलेंट को काम, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता स्कूल वगैरह में, मैंने तुमको बस केवल बताया जानकारी के लिए। ये बता के और छोड़ देते हैं कि इससे ज़्यादा इससे कम और ये होना चाहिए, दैट्स इट। और इतना तुमको भी इतना याद रखना है, बाकी ये तो सब बोलने की बातें हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रेनॉल्ट नंबर की क्या वो है। बस ये नंबर पता करके और फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन किया जाता है। अब वो डिज़ाइन करने वाले का काम है, अपना काम नहीं है। अपने से न्यूमेरिकल पूछ लेगा भले से कि बताओ ये क्या है जिसका रेनॉल्ट नंबर, तो वो दे देगा और प्रॉब्लम वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो ये था रेनॉल्ड्स नंबर। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में सरफेस टेंशन अपन मैंने आपको बता दिया था। अब सरफेस एनर्जी पढ़ना है अपने को। ठीक है, चलो, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि सरफेस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है बजाय कि बल्क मॉलिक्यूल से। बल्क मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो सरफेस के अंदर वाले होते हैं। ठीक है, और सरफेस मॉलिक्यूल ऊपर वाले, सबसे ऊपर जो तैर रहे होते हैं, जो सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है और उसी एनर्जी को आपको क्या है, निकालना है। अच्छा, तो इसके लिए एक डेरिवेशन किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये आपका दिख रहा है, अभी वो क्या इसमें थोड़ी इंक अब खाएगा, ये पेन थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अब इसका काम हो गया है। हाँ, अब नया लाना पड़ेगा क्योंकि ये इंक ज़्यादा खाएगा। या नया लाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जो रिफ़िल है वो ठीक है। हमने देखा था कि सरफेस के ऊपर, जैसे ये एक फिल्म है, ये साबुन वाली फिल्म है, इसको सोप फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप फिल्म। और ये एक डंडी लगी हुई यहाँ पे, इसको स्लाइडर बोलते हैं। ये क्या है? स्लाइडर। तो हमने देखा था कि स्लाइडर किधर जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, खींचा चला जाता है, ये है ना। मतलब ये शक्ति कहाँ से आ रही है? इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो सरफेस के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। वो अनस्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल, तो एक तरीके से उनके पास क्या है? एनर्जी। अनस्टेबिलिटी किसके कारण आती है? उनके पास एनर्जी होगी। अपन ने पढ़ा था कि कोई चीज़ अनस्टेबल है मतलब एनर्जी ज़्यादा, और कोई चीज़ स्टेबल है मतलब एनर्जी है ही नहीं, उसके पास कम है। ठीक है ना, ये रूल होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबल। आप गुस्से में हो, इसका मतलब क्या है? आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, आप लेस स्टेबल हो।
बट आप शांत स्वभाव के, इसका मतलब अभी आपके पास एनर्जी नहीं है, इन सेंस ऑफ योर एंग्रीनेस समझ लो आप उसको, ठीक है। तो अभी ये क्या है, सरफेस के पास एनर्जी और इसी सरफेस की एनर्जी को हमें निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसका, 2 लाइन का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो स्लाइडर है, मान लेते हैं अभी कितनी दूरी पर है ये, x दूरी पर। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। अच्छा, ये स्लाइडर में इधर कुछ F फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ही बस, हाँ, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ही है, वो केवल ऐसे दिखाने के लिए। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको डेल्टा x खींच दिया। कैसा खींचा, यहाँ पे इस तरीके से खींच के इधर ले गए जानबूझ के। मतलब आपने किधर फोर्स लगाया, इधर कुछ F एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया, कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यही जो वर्क डन है, एक्चुअली आप जो वर्क कर रहे हो ये इसकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो जो वर्क डन किया है आपने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो कितना होगा, ये जो वर्क डन करोगे ना आप, ये इसकी सरफेस एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। मतलब आप उसको जितना पीछे खींचोगे उसके पास एनर्जी क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी ना। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि वर्क डन, देखो यार, किसी भी चीज़ पे वर्क करते हो तो वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में जाता है, एनर्जी के फॉर्म में जाता है। तो इधर एनर्जी किधर जाएगी, इसकी सरफेस के पास चली जाएगी। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो किस में चला जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, इट गोज इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एनर्जी। वर्क डन कहाँ चला जाएगा, सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में। मतलब अच्छा, एक और चीज़ें हैं कि अपन यहाँ पर अगेन चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी, मतलब पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई, वही निकालेंगे अपन। तो अपन यहाँ पे लीक वर्क डन रहे हैं और उधर इंक्रीजिंग दी सरफेस, ऐसी मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी। तो ये चेंज इन सरफेस एनर्जी लिख लेता हूँ, इंक्रीजिंग दी चेंज इन सरफेस एनर्जी। मतलब जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, डेल्टा यू। ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। मतलब वर्क डन निकाल लो तो वर्क डन क्या निकलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स। कितना फोर्स लगाया आपने, F एक्सटर्नल, मैं इसको F ही बोल रहा हूँ, कितना लगाया, F एक्सटर्नल इंटू कितना, dx। नहीं समझे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, तो शक्ति कितनी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर एक फ्रंट लेयर के लिए और एक पीछे वाली लेयर के लिए। फील्ड में कितनी है, दो लेयर थी, कल न्यूमेरिकल किया था हमने। कितनी लेयर है, फिल्म में कितनी लेयर होती है, 2। एक तो आगे की लेयर और एक पीछे की लेयर। मतलब सेम लेयर को 2 लेयर नहीं बोल रहे अपन, एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक लेयर आगे की और उससे जस्ट चिपकी हुई एक और लेयर है, तो अलग अलग लेयर्स ही हैं। नहीं समझ में आ रही, हाँ, एक जैसी फिल्म है पूरी, पर अल्टीमेटली वो इतनी बारीक होती है कि एक आगे और एक पीछे 2 चिपकी हुई होती है, हमें तो दिखता नहीं कुछ भी, ठीक है, सब एक्सपेरिमेंटल है। तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2 से। नहीं समझे। अच्छा, अब ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कौन सा लगेगा, आपने जो फोर्स लगाया है जो डेल्टा एक्स का, वो फोर्स किसके बराबर होगा, विस्कस फोर्स, अपने सरफेस टेंशन वाले फोर्स के बराबर होगा। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्या होगा, F का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्या था, S इज इक्वल टू, देखो S इज इक्वल टू था F बाई L, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू L। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं F की, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू S इंटू L इंटू dx। समझ गए। इंक्रीजिंग वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज, ये इंक्रीज के लिए मैंने एरो लगा दिया, लिख देता हूँ। इंक्रीज वर्क डन किस में जा रहा है, पूरा इंक्रीजिंग इन दी चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी को बदलने में जा रहा है। वर्क डन आपने निकाल लिया, कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या, एस सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, कल पढ़ा था हमने, ठीक है। सरफेस एनर्जी, सब क्लियर हो गया। 2 क्या, डेल्टा एक्स छोटी सी लेंथ है, ये वर्क डन जो आपने किया, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे ये जो छोटा सा वर्क डन किया है, ये किस में चला जाएगा, पूरा
इसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा सरफेस एनर्जी में और वही आपका आंसर रहेगा सरफेस एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2 इंटू एल डेल्टा एक्स की वैल्यू हम देखें तो क्या है, अभी इसको थोड़ा सा ऐसा और अरेंज किया जाता है, 2 इंटू एल डेल्टा एक्स, थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ, 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। ये जो 2 था मैं इसको अंदर ले जाके थोड़ा और इधर ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, 2 को अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई में इधर उधर कर लिया है। तो ये वैल्यू किसके बराबर निकलेगी, एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये वैल्यू निकलेगी किसकी, डेल्टा ए के बराबर। किसके, डेल्टा ए। अभी अभी देख लो कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। ये वैल्यू किसके बराबर निकलेगी, डेल्टा ए। तो यहाँ पे एस इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, एस इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए कहाँ से आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि वो वैल्यू में कुछ, डेल्टा ए को क्या बोलेंगे अपन, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, मतलब एरिया में जो बदलाव होगा वो इतना ही होगा। तो ये जो सरफेस एनर्जी निकल गई उसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ये फिट कर दूं मैं डब्ल्यू का वैल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया एस इंटू डेल्टा ए। ये क्या है, एनर्जी, सरफेस एनर्जी। मतलब सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे अपन, अच्छा, चेंज इन डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होगा बेटा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया होगा, कि बाद में एरिया कितना हुआ और पहले कितना था। ठीक है, अच्छा, बाद में टोटल लेंथ कितनी होगी, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ तो पहले भी एल थी और अभी भी कितनी है, लेंथ कितनी है, एल। फाइनल लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुई क्या नहीं हुई, क्या हुआ, एस सर, एक्स सरफेस टेंशन, एस क्या है यहाँ पे, ये बताया तो सही, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था कल। ठीक है, एस यहाँ पर सरफेस टेंशन है, फोर्स पर नेट लेंथ है ना, समझ गए। मतलब जो फोर्स यहाँ पे आप लगा रहे हो वो सरफेस टेंशन के बराबर ही उतना लगाना पड़ेगा, तो वो वैल्यू आपने क्या है पुट कर दी, सरफेस टेंशन के बराबर। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है, एल। अच्छा, फिर से यहाँ पर कितनी सरफेस है, एक सरफेस नहीं, कितनी सरफेसेस है, 2 सरफेसेस है। तो पहले तो इनिशियल एरिया निकाल लेते, कितना इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया लेंथ इतनी थी और ब्रेड्थ कितनी थी, इतना, तो कितना बना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, परंतु एरिया 2 थे, तो इनिशियल एरिया कितना था, 2, मतलब सरफेसेस 2 थी। मैंने बताया ना फिल्म में एक आगे होती है और एक पीछे होती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली एरिया फाइनल कितना होगा, वो भी 2 गुना हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक आगे की फिल्म है और एक पीछे की फिल्म। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो गई और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, एल। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, निकालो, आपको डेल्टा ए मिल जाएगा, जिसको हमने चेंज इन एरिया बोल रखा है। तो एरिया पुट करोगे वैल्यू तो क्या मिलेगा, 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एक्स इंटू एल प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एल माइनस 2 इंटू एल इंटू एक्स। क्या आपको पुट करके और ये कैंसिल करते आएगा, कितना कर पाओगे आप कैसे भी करो, देखो पहले वैल्यू रख दो और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो और कर लो। ठीक है, आप करके देख लो, आ रहा है, नहीं आता करते, वैल्यू पुट करते आ रही है अरविंद, ये डेरिवेशन आता है सरफेस एनर्जी का, है ना। एनसीईआरटी से मत देखना आप, एनसीईआरटी का डेरिवेशन तुम्हें समझ नहीं आएगा, मतलब ये क्या है, बुक टू बुक वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा है, जो 2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एल, वो वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी योर एस इंटू चेंज इन दी एरिया। मतलब ये वर्क डन जो निकला यही किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, सरफेस की एनर्जी में।
किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? सरफेस की एनर्जी में। जैसे अब मान लो सरफेस की एनर्जी में कैसे, ये सरफेस पहले इतना था, ठीक है, ये सरफेस पहले इतना था, अपन यहाँ से शुरू करते, सरफेस कितना था? इतना था, ठीक है। इसका लेंथ ले लेते हैं अपन, कितना? सरफेस टेंशन पानी का अपन सोप का ले लेते हैं, लेटर से कुछ 0.3 न्यूटन पर मीटर, ये किसी का सरफेस टेंशन ले लिया अपन ने, ठीक है। अब पहले लेंथ कितनी थी? पहले लेंथ लेटर से ये टोटल, ये तो x है ना, अपन ने इसको क्या लिया था? x। पहले ये दे रखा है लेटर से कितना, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये कुछ लेंथ दे रखी है आपको कुछ 10 सेंटीमीटर की, समझ गए? इनिशियली ये यहाँ पर था, इनिशियली ये कहाँ पर था? यहाँ पर। अब आपने इसको क्या कर दिया, खींच के कहाँ पर लिया है? यहाँ पर लिया है। तो आपने मान लो कितना खींचा इसको? 5 सेंटीमीटर खींच दिया, समझ गए? तो इसका एनर्जी कितने से बढ़ गया? इसमें एनर्जी कितने से बढ़ गया? वही अपन चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? कि एरिया फाइनल कितना हुआ, बताओ एरिया फाइनल कितना हुआ? एरिया फाइनल लेंथ कितनी हो गई? 15। लेंथ कितनी हो गई बाद वाली? 10 × 5 15, और लेंथ कितनी? 5। 15 × 5 कितना? 75। नहीं समझे? 10 × 5, 10 + 5, पहले तो लेंथ कितनी हुई टोटल? 15, और इंटू कितना? 5। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसमें से क्या माइनस करोगे? फाइनल। ये तो फाइनल था, और इनिशियल कितने पे था? फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितने पे था? 10 × 5। 10 × 5, नहीं समझे? 10 × 5, ये सब ऑलरेडी कर लिया है ना अपन ने। दो फिल्म का ही तो चेंज इन एरिया, और यहाँ सब डेरिवेशन में खुद 2 लिया था अपन ने, याद करो। अगर डेरिवेशन में 2 लिया है तो वहाँ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या समझ में आया? ठीक है। पर ये चेंज इन एरिया है, इसका सरफेस टेंशन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मतलब डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 75 - 50, 25 × 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ जूल में एनर्जी निकलेगी। है नहीं आया? इज दैट क्लियर अरविंद? समझ में आया? मल्टीप्लाई कर लोगे 7.5 जूल, बहुत कम एनर्जी, इतनी एनर्जी भी नहीं है कि तुम इससे मशीन चला लो। किलो जूल्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी, ठीक है। तो बहुत हल्की सी एनर्जी बनती है, पर ठीक है, चलता है, हमें तो एनर्जी से निकालना था। अब मान लो कि ये पूरा चिपका हुआ था, ये क्या था? चिपका हुआ था, तो तब एनर्जी कितनी थी? इनिशियली 0। अरे चिपका हुआ था तो ये कितनी थी? चिपका ही हुआ था, लेंथ कुछ बनी नहीं ना उसकी। अब आपने उसको खींच के 10 पे ले गए, तो अब उसके पास एनर्जी आ गई ना, चेंज इन एनर्जी निकाल लो। पहले कितनी थी? नहीं, 0। बाद में कितनी? 10 × 5 50। नहीं समझ में आ रही बात? मतलब मैं 0 से कितने पे ले गया? 10 पे ले गया, ठीक है। 0 से किससे ले गया? 0, मतलब पहले पूरा पिचका हुआ था, ये कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो इनिशियल एरिया कितना है? 0। मैंने खींच के इसको कुछ वर्क डन किया होगा, इधर ले गया, यहाँ पे मैंने डेल्टा x वर्क डन लिया था, वो तो कट गया। देखो डेल्टा की तो मतलब ही नहीं आया यहाँ पे, ये तो अपने को इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता, कट गया। इसीलिए उनको पता था डेरिवेशन वालों को, तो उन्होंने इंटीग्रेशन यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कट गया यहाँ पे चेंज इन एरिया वगैरह लगा के। तो बोले डेल्टा x तो कट तो गया, अब इसको कहाँ निकालने की ज़रूरत है? नहीं तो वो रह जाता है, तो क्या करना पड़ता है आपको? आ रही बात समझ में? चलो खेल ख़त्म। तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। अच्छा, इसकी एक और फॉर्मूला निकलता है यहाँ से, एक और फॉर्मूला निकलता है सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला निकलता है यहाँ से। क्या दे सकते हो? सरफेस टेंशन इज दी रेशो ऑफ, देखो यहाँ से एस का फॉर्मूला क्या निकलेगा? एस इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा ए, मतलब चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। सो इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन सरफेस एनर्जी टू दी चेंज इन एरिया। यहाँ से सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला आप दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया है। चेंज इन एरिया कितना हो गया? चलो अब नेक्स्ट है हमारा
चलो एक और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल। फाइंड द वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, है ना? अभी क्या पढ़ा अपन ने? अरे वो सब केस में अलग हो जाता है। अल्टीमेटली हम वर्क से ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? वर्क, और फिर उसी से क्या बोल देंगे, अच्छा ये तो वो वाली एनर्जी क्योंकि इस टाइप का वर्क हुआ। फाइंड दी वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दी रेडियस ऑफ अ सोप बबल। फाइंड दी वर्क का बोलने का मतलब है अपने को वर्क निकालना है, मतलब चेंज इन एनर्जी निकालना है। मैं यूं बोल रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला आपका वर्क इज इक्वल टू में भी तो लगाओगे, ठीक है? फाइंड दी वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दी रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। एस इज इक्वल टू दे रखा है 0.03, एस इज इक्वल टू दे रखा है 0.03 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? चलो निकाल लोगे। सोप बबल कहाँ से कहाँ ले जाना है? 2 सेंटीमीटर से सोप बबल की कितनी करनी है आपको? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना एनर्जी रहेगा, या फिर वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जो वर्क डन है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, मतलब इतना वर्क डन करना पड़ेगा और वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? आपसे पूछा है, मतलब आपको वर्क डन पूछे या फिर दूसरा क्या पूछे, डेल्टा यू पूछे, ये दोनों क्या निकलेंगे? सेम निकलेंगे। केस टू केस वेरी करता है। अभी अपन लिए तो यही है ना? तो अच्छा, जब अपन उस प्रोसेस में ऐसा भी बताया है कि जब आप उसको ले जाते हो, खींचते हो ना, धीरे 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 खींचते हो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मतलब बहुत स्लोली मोशन करते हो ताकि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी आपको? जोड़नी पड़ेगी ना। अपन ने यहाँ पर केवल एक ही एनर्जी ली है, समझ रहे हो? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? U प्लस के। टोटल वर्क डन क्या था? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज दी वर्क डन सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, है ना? ये कुछ थ्योरम थी ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सबको जोड़ते थे तो वो टोटल वर्क डन मिलता था आपका। मतलब टोटल वर्क डन वाज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो आप कितनी ले रहे हो? क्यों? क्योंकि जो मोशन है वो कितना कर रहे हो आप? बहुत स्लोली कर रहे हो। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी? 0, हाफ mv² कितना? 0 कर रहे हो। तो मतलब बचा कितना? u। और ये u क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? जब भी किसी भी चीज का शेप बदलते हैं ना अपन, यहाँ पे शेप ही तो बदल रहे हैं, पहले ऐसा था, बाद में क्या हो गया? शेप नहीं, साइज बदल रहे हैं, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बने। तो सीधे सीधे वर्क डन किसके बराबर हो रहा है? केवल u के बराबर। और ये अपन ने वही चेंज इन वर्क डन निकाला हुआ है। नहीं समझे? मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आपने नहीं डाली, कहीं कहीं रहती है तो अपने को प्लस करनी पड़ती है। न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया? आ गया इसका आंसर? क्या होगा? एरिया बदलना है ना यार। फाइनल कितना हुआ? 2 से 5 ले गए, तो रेडियस कितनी? 5। सरफेस का बबल का एरिया क्या होता है? सर्कल है, होता है स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा? डेल्टा ए क्या होगा? फाइनल, पहले तो a फाइनल माइनस a इनिशियल, मतलब पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। समझे नहीं समझे? r इनिशियल और फाइनल ले लो, फाइनल और इनिशियल ऐसा ले लो। फाइनल कितनी रेडियस है? 5, 5 इंटू 25 माइनस, सॉरी पाई इंटू 25 और पाई इंटू 4, पाई कॉमन, 25 माइनस 4 कितना? 21। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हो गया पाई 21। हाँ, ये सर्कुलर है, मतलब ये सर्कुलर रिंग ले लो। ये किसका लिया अपन ने? सर्कुलर रिंग। वहाँ पे सर्कुलर रिंग कर देना, एयर बबल की जगह क्या कर देना? सर्कुलर रिंग। क्या कर देना? नहीं, क्वेश्चन चेंज कर दो। फाइंड दी सोप बबल की जगह क्या कर देना? सर्कुलर रिंग। फाइंड दी रेडियस इंक्रीज ऑफ अ सोप बबल हटा के क्या कर देना? सर्कुलर रिंग, क्योंकि सोप बबल वाला क्वेश्चन अगला दूंगा। निकाल लिया? फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू डेल्टा ए, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू एस। एस कितना दिया है?
0.03 और ये दिया है पाई इंटू 21, तो 20 पाई की जगह पुट करके और वैल्यू निकाल लेना 21/7, तो 7 मतलब 7, 7 3 सा 27, बाकी जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करोगे। समझे नहीं समझे? सर्कुलर रिंग कर लिया, सर्कुलर रिंग कर लिया। हाँ, ये पूरा 100 बबल ही है यहाँ पे भरा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर रिंग की जगह एयर बबल डालो। सर्कुलर 22/7 को यार वो अप्रॉक्स कर लिया ना, 1.89 अप्रॉक्स करके कर दिया मैंने 22/7 को। 22 ही रख लो, तुमको रखना है तो। यहाँ अप्रॉक्स की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे लगा उसको काटना चलेगा, ठीक है कर लो यार, इक्का दुक्का फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। जो भी आ रहा है 3 3 9 और ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 22 इंटू कितना 0.09, ठीक है। अब इसको कर लो, कितना आ रहा है 1.98, ठीक है, जो भी आ रहा होगा। चलो समझ गए? अरे यार तुम कर लो ना यार, मैंने तो यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं किया, 22/7 इतने से कैलकुलेशन में भी पूछ रहे हो तुम। 22/7 रख दिया मैंने वापस से, मैं करने वाला था पर वो मैंने उसको 21 ही कर दिया, अप्रॉक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 21 इधर से ही कट गया, ठीक है। पाई की वैल्यू 3 भी रख सकते हो जरूरत के हिसाब से आप, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से 3 भी रख सकते हो, पाई जरूरी थोड़ी 3.14 रखो। अब यहाँ पे सर्कुलर रिंग काट के एयर बबल डाल दो, क्या कर लो 100 बबल, एयर नहीं 100 बबल, एयर तो काम का ही नहीं है ना। 100 बबल, दोनों में क्या फ़र्क होगा 100 बबल और एयर बबल में? 100 बबल और सर्कुलर रिंग में, रिंग समझ गए? रिंग तो क्या है आपकी सीढ़ी वाली, जैसे सीढ़ी में वो गैप थी आप कैसी कर दी, बड़ी कर दी, तो ये वही चीज़ है। अब 100 बबल का मतलब 100 बबल कैसा होता है, स्फेरिकल, मतलब ये पूरा स्फेयर होता है कि नहीं, है ना। तो ये पूरा गोल मटोल, मतलब आपकी पहले रेडियस ऐसी थी, अब इस रेडियस को कितना कर रहे हो आप, 2 को कितने पहले जा रहे हो 5 को, मतलब पहले गोला छोटा था, फुटबॉल छोटी थी ऐसा समझ लो, और उसको क्या कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो। फॉर्मूला वही लगेगा, रेडियस भी वही है, परंतु सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं, कितना होता है सरफेस एरिया स्फेयर का 4πr², याद आया कि नहीं आया, कितना होता है 4πr²। तो मैं πr² की जगह क्या रखूंगा यहाँ 4πr², नहीं समझे, 4πr² रखूंगा कि नहीं रखूंगा, केवल यहाँ 4 से क्या करना रहेगा मुझे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 4 तो इधर भी हर बार की तरह जैसे कॉमन आएगा, तो 4 से पूरी ओवरऑल इक्वेशन में क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनल। नहीं समझे क्या? ये सरफेस एनर्जी वाली चीज क्लियर? सरफेस एनर्जी के बाद है आपका नेक्स्ट कांटेक्ट एंगल। ठीक है, हटा दें इसको, आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, अब नेक्स्ट अपन जा रहे हैं नेक्स्ट कांटेक्ट एंगल, मतलब कैपिलरी पे जा रहे हैं, किस पे, कैपिलरी पर, ठीक है। अब कैपिलरी वगैरह, कैपिलरी राइज, हाँ मतलब कैपिलरी राइज वगैरह पढ़ने के लिए आपको क्या समझना होता है, पहले कांटेक्ट एंगल समझना होता है। अब ये लास्ट टॉपिक है बस इसका, तो ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब अभी टाइम लगेगा, 1 घंटे का क्लास लगेगा, जैसे कल थोड़ा मैं आपको ये करके और फिर मैथ्स बता दूंगा, काम करना बुक ले आना, तो ये मुझे लगा था कि ये अभी हो जाएगा, पर हाँ थोड़ा सही है। पहले कांटेक्ट एंगल समझ लो, मैं बता देता हूँ। कांटेक्ट एंगल 2 तरीके की चीज़ें होती है। अच्छा पहले तो क्या होता है,
कि जैसे मान लो एक आपने अगर ग्लास की रॉड डुबाई और यहाँ पर क्या है, पानी डाला, तो आप देखते हो दो अलग अलग लिक्विड है। एक ए टाइप का, पानी की जगह छोड़ दो, कुछ लिक्विड ले लो, एक ए लिक्विड है और एक और लिक्विड है जिसमें आपने पुट किया कुछ, सेम ग्लास रॉड यहाँ भी है और यहाँ पर एक लिक्विड बी है, ठीक है, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी है। तो आप खुद भी देखना, जनरली जब ऐसे अगर रॉड लगाते हो तो पानी क्या करता है, यहाँ पे दो टाइप की सरफेस बनती है, लिक्विड है और लिक्विड भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कांटेक्ट एंगल साथ में ही है, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। एक सरफेस जो बनती है इसकी कुछ ऐसी बनती है, कुछ लिक्विड की सरफेस क्या होती है, ऐसे नीचे की तरफ होती है, और कुछ लिक्विड की सरफेस कुछ इस प्रकार से होती है। ये फिनोमेना तो आपने जीवन में आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ये भी चीज आप देखते हो तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता। आपने कभी देखा कि पानी उभरा है? ये बहुत माइनर होता है। ये क्या होता है? वेरी 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 माइनर। वेरी माइनर मतलब आपको बहुत क्लोजली क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली दो फोर्सेस पढ़ते हैं हम, एक कोहेसिव फोर्स और दूसरा फोर्स पढ़ते हैं हम एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हो आप? कोहेसिव फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल में लगते हैं, ठीक है। ये फोर्सेस, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सेम मॉलिक्यूल। और एडहेसिव फोर्स क्या होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, एंगल पे कल ही जाना पड़ेगा मुझे। अब क्या है, यहां पर ये ग्लास है और ये क्या है, कुछ लिक्विड ए है। मतलब इस केस में क्या होता है, जब ऐसी सरफेस बनती है, ऐसी सरफेस बनने का कारण ये होता है कि पानी क्या करना चाहता है, मतलब जो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल हैं, मेरी बात समझ में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड है, ऐसा बोल देता हूं मैं। मतलब पानी के अंदर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, खुद के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ए टू ए बोल देता हूँ। ए टू ए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इस लिक्विड के खुद मॉलिक्यूल के। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, किसके बजाय? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एयर टू ग्लास। मतलब ग्लास पे पानी ज़्यादा चिपकना चाह रहा है, ग्लास पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं समझे? ग्लास पानी को अपनी तरफ खींचने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स ज़्यादा है? ग्लास का। और ए लिक्विड का। लिक्विड आपका वाटर ले लो, ए कोई भी लिक्विड है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स ज़्यादा में डोमिनेट कर रहा है? नहीं, ये दो फोर्सेस है। ये वाला कौन सा? ए मतलब सेम मॉलिक्यूल, मतलब ये कौन सा? कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स। और ये कौन सा फोर्स? मतलब अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, कैसे पता चल रहा है? ए जी मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसका फोर्स ज़्यादा है, और ए मतलब सेम मॉलिक्यूल, इसका फोर्स क्या है? कम है। तो ऐसा सरफेस बनता है। इस समय एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है थीटा लेस देन 90। अभी वो एंगल तो दिख नहीं रहा है तुम्हें, वो मैं कल बताऊंगा। हाँ, बस ये हो ही गया। और जब एफ ए जी ग्रेटर देन एफ ए ए होगा, मतलब हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर, इसको ए इज ग्रेटर देन एफ ए ए इज ग्रेटर देन एफ ए जी होगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो है यहाँ पर बड़ा है
किससे? एडहेसिव फोर्स से, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से। अब एक केस और बनता है, थीटा इक्वल टू एग्जैक्टली 90 वाला, ये प्योर वाटर में बनता है। ये किस में बनता है? प्योर वाटर में, डिस्टिल वाटर में। प्योर वाटर में प्लेन अपन जो पीते हैं जनरली वो 100% प्योर तो नहीं होता है। आप इम्प्योर वाटर लगाओगे ना तो उसमें और ज़्यादा आपको ये एंगल वगैरह एंगल तो नहीं दिखता है, ये सरफेस कॉन्केव और कॉन्वेक्स दिखती है। अच्छा, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। मतलब इसमें दो मेनिस्कस बनती है, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्केव, ये कॉन्केव बन रही है ना, ये केव मतलब गुफा बन रही है एक तरीके से, तो एक को कॉन्केव बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ये कॉन्केव और वो कॉन्वेक्स। समझ गए? और इसको सरफेस टेंशन से भी रिलेट किया जाता है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन इस लिक्विड ए का भी होगा और इस लिक्विड बी का भी होगा, तो वो चीज़ अपन और देखेंगे कल। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको इतना रखते हैं। जनरली ये जो केस होता है ये Hg वगैरह में होता है, और ये जनरल केस आप हर किसी लिक्विड में देख सकते हो। ये मर्क्यूरी में होता है बहुत ज़्यादा।